हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। वक्त को ज़ाया ना करते हैं, हम इस वीडियो पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने सैटेलाइट्स प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा है कि यानी इसरो ने जो सैटेलाइट्स बनाई हैं या कौन कौन सी सैटेलाइट्स पे वो काम कर रहा है, या फिर मैं कहूँ कि कौन सी सैटेलाइट्स रिसेंटली लॉन्च करी गई हैं, उन सब के बारे में अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। उसमें सबसे पहले आती है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मेन काम ही क्या था? कम्युनिकेट करना। किसके साथ कम्युनिकेट करना? बेसिकली जो ग्राउंड पे हमारे एंटीनाज हैं या ग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं उनको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मींस वो ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द आसपास यानी इंडिया की इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं और वो अलग अलग स्टेशंस पे उनको डिलीवर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो थी हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, और हमने देखा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का मेन काम क्या था। मेन काम यही था कि अर्थ को ऑब्जर्व करना, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रेडिएशंस का यूज करके, ठीक है। और उनका मेन काम क्या था? एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट से रिलेटेड या डिजास्टर या मिनरल से रिलेटेड या ओशन को ऑब्जर्व करना। तो यही काम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मेन काम होता है। उनका मेन पर्पस यही है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना। उसके अलावा हमने देखा अदर सैटेलाइट्स में, हमने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स देखी, स्मॉल सैटेलाइट्स देखी। हमने ये जाना कि एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स जो होती हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है? उनका मेन पर्पस होता ही यही है कि हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट्स पर्पस से एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को बनाते हैं और उनको स्पेस में एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं, या मैं ये कहूँ बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते ग्राउंड पर, लेकिन हम वही एक्सपेरिमेंट अगर हम स्पेस में परफॉर्म करें तो वो क्या पॉसिबल है, यानी उनको करना पॉसिबल है और वो सक्सेसफुली क्या करे जा सकते हैं, टेस्ट करे जा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहां बनाते हैं ग्राउंड में और उनको नैनो सैटेलाइट्स की फॉर्म में हम स्पेस में एस्टेब्लिश कर देते हैं, जो क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। उसी तरीके से स्मॉल सैटेलाइट्स का भी यही काम होता है। बेसिकली उनका काम ही यही होता है कि वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मींस कि वो एक बारी उनकी टेस्टिंग जब हो जाती है तो वो उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी सैटेलाइट के साथ मर्ज करके उनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अर्थ स्पेसिफिक पढ़ा, यानी अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज हम स्पेस क्राफ्ट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे साइंस यानी स्पेस साइंस से रिलेटेड, यानी आउटर प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे, आउटर स्टार्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मिशंस जो हैं इसरो ने अभी तक लॉन्च करे हैं, जो कि जिनका मेन काम क्या है, अर्थ के अलावा मींस अलग अलग गैलेक्सीज को देखना, अलग प्लैनेट्स को देखना, या हमारे अर्थ के बाहर मून को देखना, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना। तो यही सारे जो हमारे स्पेसक्राफ्ट हैं वो बनाए गए हैं। उनमें से सबसे पहला आता है हमारा मॉम इज व्हाट? दिस इज अवर मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये हमारा किस पर्पस के लिए बनाया गया था? मार्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, जो कि अभी भी हमारी वर्किंग स्टेज में है। उसके बाद आता है चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, उसके बाद है एस्ट्रोसैट, और ये सारे क्या है, हमारे स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशन के बारे में, जो सैटेलाइट्स बेसिकली किस किस पर्पस के लिए अभी तक यूज करी जाती हैं और किस किस पर्पस के लिए यूज करी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आता है हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन। और मार्स ऑर्बिटर मिशन ही क्या था? हमारा सबसे पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ से दूसरे प्लैनेट यानी मार्स तक अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे और वो क्या करेगा, वहां पर मार्स के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट जो कि हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, उसमें क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा और वहां से हमारे को क्या करेगा, उसको नीचे यानी मार्स के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन देखेगा, वहां से इमेजेस क्लिक करेगा और वहां की इंफॉर्मेशन लेगा और हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड यानी अर्थ के ऊपर ग्राउंड स्टेशन है, वहां पर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां से हम क्या कर सकेंगे, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारे मार्स पे क्या क्या फीचर्स हैं, यानी उसमें क्या क्या टोपोग्राफी है या मिनरोलॉजी है, वहां पर वाटर है या नहीं है, एयर है तो कौन सी है। तो ये सारी चीज हमारा इसका मिशन है। ठीक है, तो यही हमारा सबसे पहला क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन टू प्लैनेट मार्स विद एन ऑर्बिटर क्राफ्ट डिजाइन टू ऑर्बिट मार्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, यही हमारा सबसे पहला
इसका काम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकल मिशन, और जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर था, क्योंकि हमने अभी तक इससे पहले, यानी जब हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करा था उससे पहले अभी तक हमने कोई भी एक भी हमने मिशन नहीं करा था इंटरप्लैनेटरी। लेकिन ये क्या है, ये जो हमारा पहला मिशन था, और अभी ये सबसे पहला मिशन होने के बावजूद भी हमारा सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सबसे उस टाइम पे ये हमारे लिए सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल मिशन था और सबसे क्रिटिकल भी था। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका प्रोपल्शन सिस्टम कि हमें कितना फ्यूल चाहिए हमारी अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, उसके बाद उसको ट्रैवल करने के लिए स्पेस में, उसके बाद उसको मार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए कितना फ्यूल चाहिए, ये सारी चीज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, तो ये सारे चैलेंज को अब बेसिकली ओवरकम करा जा चुका है, क्योंकि हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है वो सक्सेसफुल रहा है, और वो मार्स के ऑर्बिट में, यानी उस मार्स के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फीचर यही है कि इट इज कॉन्फ़िगर्ड टू कैरी आउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ मार्स एंड कैरी आउट लिमिटेड स्टडी ऑफ मार्शियन प्लैनेट। जैसे कि मैंने बताया कि वहां के एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए इसको बनाया गया है, और उसका जो भी फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर मींस वहां पर किस तरीके का टेरेन है, वहां पर हमारे माउंटेन्स है या नहीं है, रिवर्स हैं या नहीं है, ओशियंस हैं या नहीं है, इस तरीके से उसके फिजिकल फीचर को जानने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो आता है ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, बेसिकली इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल, दूसरा है साइंटिफिक। टेक्नोलॉजिकल में क्या है, इट इज डिजाइन एंड रियलाइजेशन ऑफ मार्स ऑर्बिटर विद द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव एंड परफॉर्म अर्थ बाउंड मैन्यूवर एंड क्रूज फेस ऑफ 300 डेज। मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया था, जब वहां उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो क्या कर सके, अर्थ की ऑर्बिट से निकलकर 300 दिन का कहते हैं स्पेस ट्रैवल करके फिर क्या करे, वो मार्स के ऑर्बिट में क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके। यही इसका सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था, और यही उसका हमारा ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने का, कि हम इसको कवर अप कर सकें, यानी इसको ओवरकम कर सके इस चैलेंज को। ठीक है, और मार्स ऑर्बिट एंड इंसर्शन एंड कैप्चर एंड ऑन ऑर्बिट फेस अराउंड दी मार्स। ठीक है, यही मैंने बताया कि यही क्या था, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था जब उस टाइम लॉन्च करा गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये पहला मिशन था मार्स का, इंडिया का, यानी इंडिया पहली बार मार्स पे अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहा था, और जो कि सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको क्या करा जा सके, डीप स्पेस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मिशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर हमारा मार्स ऑर्बिटर यानी मॉम जो है, अगर हमारे मार्स की ऑर्बिट में एस्टेब्लिश हो भी जाएगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी इशू यही था कि किस तरीके से हम उसको कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसका नेविगेशन कैसे कर पाएंगे, उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज भी था, और उसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए उसको हमारा मेन काम क्या था, यही हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया कि हम उस चैलेंज को ओवरकम कर सकें, और उसको क्या कर सकें, उसको हम मार्स ऑर्बिटर में करके ये सारी चीज हम उनके साथ डील कर सकें, ताकि हम उसको कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट भी कर सकें, नेविगेट भी कर सकें, उसको मैनेज भी कर सकें। तो इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्या था, इनकॉर्पोरेट ऑटोनोमस फीचर ऑफ हैंडलिंग कंटीजेंसी सिचुएशन। ठीक है, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई, जैसे कि हमें पता था कि बीच में इसका लिंक टूट गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन का, तो वो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसको ओवरकम कैसे करना है, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद जो इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको मेनली क्या करना था, एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस फीचर्स, जैसे कि मैंने बताया उसका ये साइंटिफिक था। वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल मींस कि किस तरीके से हम वो सारे जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और जब कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होगा तभी तो हम वहां से कोई भी इमेज वो कैप्चर करेगा, या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी डेटा लेगा, तभी तो हम वो हमारे तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और जो स्पेसक्राफ्ट है उसका कॉन्टिन्यूअस नेविगेशन होना भी जरूरी है, यानी हम उसको कॉन्टिन्यूअस उसके लिंक में रहेंगे, उसको नेविगेट कर पाएंगे, तभी तो हम वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका क्या था, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि ताकि हम क्या कर सके, ये अगर टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, द एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस फीचर, मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी, मार्शियन एटमॉस्फेयर बाय इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और ये जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे वो इंडिया ने खुद बनाए थे, अपने इंडिजीनियस जो सेंटर्स हैं उनके थ्रू, उनका यूज करके। ठीक है, तो इसके बाद इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या है,
द सेलिएंट फीचर्स आर बेसिकली लॉन्च डेट, जैसे कि आप देख सकते हैं नवंबर 5 2013, लॉन्च मास 1337 kg का इसका वेट था, और इतना ज़्यादा वेट होने के बाद भी इसने उस चैलेंजेस को ओवरकम करा है, ठीक है। और ये PSLV C25 ने लॉन्च करा था, और इस पर इसको मार्शियन ऑर्बिट में, यानी इसकी जो ऑर्बिट थी वो मार्शियन ऑर्बिट थी, क्योंकि हमें अभी तक ऐसी कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट पता नहीं है, तो इसका नाम जो है मार्शियन ऑर्बिट रखा गया था। और टाइप ऑफ सैटेलाइट क्या थी, दैट वाज द स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। इसकी मिशन लाइफ कितनी थी, 6 मंथ थी, लेकिन वो अभी तक 6 ईयर 3 मंथ 3 डेज तक कवर कर चुका है, ठीक है। इसके बाद जो इसका आता है, बेसिकली इसकी जो प्रोफाइल थी वो क्या थी, दैट वाज प्रोफाइल, मतलब कि उसने किस तरीके से क्या क्या पाथ कवर करा। उसका पहला पाथ क्या था, जियोसेंट्रिक फेज, उसके बाद था हेलियोसेंट्रिक फेज, उसके बाद क्या था मार्शियन फेज। और उसने ये कैसे कवर करे, लेट्स सी। पहला आता है, सबसे पहले उसने क्या करा, जियोसेंट्रिक फेज। जियोसेंट्रिक फेज का मतलब ही क्या है, वो क्या करता है, स्टार्टिंग में उसने पहले अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करा इलिप्टिकल पाथ में, और फिर उसके बाद क्या करा, वो एक शॉट में फिर उसने क्या करा, अर्थ की इलिप्टिकल पाथ से बाहर निकल गया, यानी वो अपनी अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकला, और फिर उसने क्या करा, अर्थ में अपना पाथ कवर करा, जो अर्थ में उसने अपनी ऑर्बिट्स कवर करी, दैट वाज द जियोसेंट्रिक फेज, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, स्पेस में, डीप स्पेस में उसने क्या करा, यानी स्पेस में, यानी अर्थ की फील्ड से बाहर निकलने के बाद उसने क्या करा, स्पेस में उसने कवर करा, ठीक है, यानी स्पेस में उसने अपना पाथ कवर करा, जिससे उसे हेलियोसेंट्रिक फेज कहा गया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, उसने मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाया, यानी मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में उसने एंटर करा, और फिर उसके अंदर वो इधर इलिप्टिकल पाथ फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया। और जब जो उसका इलिप्टिकल पाथ मार्स की ऑर्बिट में था, तो उसे मार्शियन फेज कहा गया, ठीक है। तो पहला फेज क्या था, जियोसेंट्रिक फेज, दूसरा क्या था, हेलियोसेंट्रिक फेज, और तीसरा क्या था, मार्शियन फेज, ठीक है। तो ये क्या थे, उसके फेजेस थे, जिसके मतलब जैसे उसने क्या करा, ये सारे फेजेस कंप्लीट करे, और उसने मार्स की ऑर्बिट में एंटर करके अपना मिशन सक्सेसफुल करा है, ठीक है। तो दैट वाज मार्स, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट वाज द पेलोड्स। पेलोड्स क्या थे, पहला उसका क्या था, लीमेन अल्फा फोटोमीटर। इसका यूज क्या था, मार्स के ऊपर हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम के बारे में जानना। और मीथेन सेंसर फॉर मार्स, इसका काम था मार्स के ऊपर मीथेन की ऑब्जर्वेशन लेना। और जो उसके बाद नेक्स्ट जो पेलोड था, दैट वाज द मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रियल कंपोजिशन एनालाइजर। बेसिकली इसका काम क्या था, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना, यानी मार्स के ऊपर जो भी एनवायरनमेंट है, यानी उसका एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो थे, दैट वाज द मार्स कलर कैमरा एंड थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसका बेसिक काम क्या था, इन दोनों का मेन काम था कि अर्थ के मार्स के ऊपर जो भी फीचर्स हैं, यानी जो भी हमारे उसके फिजिकल फीचर्स हैं, उनकी इमेजेस लेना और उनको कैच करके अर्थ के जो हमारे स्टेशंस हैं, यानी उनके एंटीनाज हैं, उन तक उन इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो ये क्या थे, उसके पेलोड्स थे, जिनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक बारी नाम जो, यानी इनके जो नेम है वो रीड करके रखने चाहिए, इन केस इन फ्यूचर में कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। क्यों, क्योंकि अभी भी ये वर्किंग में है, और जब भी बेसिकली ये अब वर्किंग में नहीं है, क्योंकि अभी तक ये कितना मंथ, यानी 6 ईयर 3 मंथ और 3 डेज कवर कर चुका है, दैट वाज द इलैप्स डेट, ठीक है। तो अब ये जो काम इसका जो काम है, ये ऑलमोस्ट अपना पूरा कर चुका है और अपनी मिशन लाइफ भी कंप्लीट कर चुका है। तो इसीलिए इसका जो मेन काम था वो अपना कंप्लीट करने के बाद, ये जो मिशन है हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन रहा है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द मेजर चैलेंजेस जो कि ओवरकम करे गए थे, ठीक है। जो पहला था रेडिएशन एनवायरनमेंट, थर्मल एनवायरनमेंट, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमी, नेविगेशन, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब चैलेंजेस थे जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में फेस करे गए थे, और इन सबको ओवरकम करके मार्स ऑर्बिटर मिशन ने हमारा जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल करा था। उसके बाद उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो थी रेगुलर बेसिस पे 6 इयर्स तक उसने अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट क्या करा है, अर्थ तक पहुंचाया है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट मिशन है, दैट इज चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 मींस पहला मिशन जो कि क्या काम था, उसका बेसिक काम ही यही था कि अर्थ से क्या करेगा, वो
अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करके वो क्या करेगा, मून की ऑर्बिट में एंटर करेगा, और मून की ऑर्बिट में एंटर करने के बाद वो उसके ऊपर एक कॉन्टिन्यूसली मून के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, और वहां पर ये बताएगा कि वहां पर वाटर है या नहीं है, और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में इसको जानने के लिए बेसिकली बनाया गया था। तो सबसे पहला इसका मेन काम ही यही था। Chandrayaan-1 was the India's first mission to moon and was launched successfully on October 22nd, 2008 from SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर, और जो कि श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका मेन काम क्या था, द स्पेसक्राफ्ट वाज ऑर्बिटिंग अराउंड द मून एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनार सरफेस फॉर केमिकल मिनरोलॉजी एंड फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ द मून। यानी इसका ये बेसिक पर्पस था, यानी क्या क्या करना है उसको, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जानना, मिनरोलॉजी यानी कौन कौन से मिनरल्स हैं वहां पर इनके बारे में जानना, उसके साथ साथ बेसिकली उसकी फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करना, यानी उसकी अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से इमेजेस लेना, और उसके बाद उनको उन इमेजेस का यूज करके ये जानना कि उनका जियोलॉजिकल यानी जियोग्राफिक फीचर क्या है, ठीक है। तो ये सारे उसका क्या था, Chandrayaan-1 का बेसिक फीचर थे, यानी मेन काम थे, ठीक है, जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली 11 पेलोड्स थे, जिसमें से 5 इंडिया के थे, यानी उसमें कुछ इक्विपमेंट रखे गए थे, जो कि इक्विपमेंट का काम ही क्या था, बेसिकली वहां यानी जो हमारे मून के ऊपर जो भी हमारे फीचर्स हैं, मून के फिजिकल फीचर्स की बात करूं, चाहे वाटर की बात करूं या कुछ भी कोई भी फीचर्स हैं, वही इन पेलोड्स का काम होता है। वो क्या करते हैं, वो इक्विपमेंट क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर सरफेस की इमेजेस कैच करते हैं, और जो डेटा होता है वो क्या करा जाता है, वो ग्राउंड्स पर यानी अर्थ तक पहुंचाया जाता है, और वो ग्राउंड वो जो इमेजेस को क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर पहचानते हैं कि वहां पर क्या क्या एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे पास पानी चाहिए, अगर हमें वहां जाना है तो हमें क्या चाहिए, पानी, हवा, ताकि ये सब चीजें अगर होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, वहां जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ वहां पर जाकर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है वहां पर रहने की, और क्या पॉसिबिलिटी है जो जो यहां पर हम नहीं कर सकते वहां कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को बनाया गया था, ठीक है। इसके सेलिएंट फीचर क्या है, सेलिएंट फीचर्स आर बेसिकली 22 अक्टूबर 2018 को इसे लॉन्च करा गया था, ठीक है। और इसका जो वेट था दैट वाज बेसिकली वेट जो था इसका कितना था, 1380 kg, ठीक है। और इसको PSLV C11 के थ्रू लॉन्च करा गया है, और इसकी जो ऑर्बिट टाइप थी दैट वाज द लूनार ऑर्बिट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको स्पेस यानी किसके लिए यूज करा गया था, स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन के लिए। स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन का मतलब ही क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के अलावा किसी अदर पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। अदर पर्पस मींस हम इनका यूज कम्युनिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब ही क्या होता है कि आउट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अलावा किसी अदर पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन था, उसका मेन काम क्या था, मार्स के फीचर्स को यानी मार्स के फिजिकल फीचर्स को जानना, एनवायरनमेंट को जानना। उसी तरीके से Chandrayaan-1 का फीचर क्या था कि वो क्या कर सके, हम मार्स मून से रिलेटेड हम क्या कर सके, उधर उसके फीचर जान सके, फिजिकल फीचर्स, एनवायरनमेंट के बारे में जान सके, ठीक है। और उसकी जो मिशन लाइफ थी वो कितनी थी, 2 इयर्स थी। उसके बाद जो हमारे को देखने को मिलता है, व्हाट वाज द पेलोड। व्हाट वाज द पेलोड, पेलोड क्या क्या थे, मैंने बताया जैसे कि 5 पेलोड्स कौन से थे, तो दीज वर द 5 पेलोड्स फ्रॉम इंडिया, जो कि 5 पेलोड्स कौन से थे, इंडिया से थे, ठीक है। उसके अलावा जो अदर जो पेलोड्स थे वो अदर डिफरेंट कंट्रीज थे। मैंने बताया था कि अभी टोटल 11 पेलोड्स थे,
जो कि चंद्रयान 1 में यूज करे गए थे। और मैंने बताया कि उनका बेसिकली अलग अलग पर्पस था। इन टोटल बेसिकली हमारा ये जानने का पर्पस था कि ये चंद्रयान 1 किस पर्पस के लिए बनाया गया। चंद्रयान 1 को बनाने का मेन पर्पस यही था कि मून की सरफेस के बारे में जाना जा सके, उसके एनवायरनमेंट के बारे में जाना सके, और वहां पर लाइफ की एग्जिस्टेंस है या नहीं उसके बारे में जाना सके। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती हैं। यानी हमें जो रहने के लिए क्या चाहिए, यानी हमारी अर्थ पे रहने के लिए जो भी हम बात करें कोई भी एनिमल की या प्लांट की, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होती है, या तो ऑक्सीजन, वाटर, या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, इस तरीके की चीजों की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मैं ये कहूं कि जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरसेस, ऐसे बहुत सारी लिविंग बीइंग्स हैं जिनको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहां पर वो स्टिल क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो बेसिकली यही उसका काम था चंद्रयान 1 का, कि हम क्या कर सके, उसकी सरफेस के बारे में जान सके और साथ साथ वहां के फीचर्स के, फिजिकल फीचर्स के बारे में जान सके कि वहां पर किस तरीके का टेरेन है। टेरेन मतलब कि वहां पर माउंटेन्स है या नहीं है, वैलीज है या नहीं है, रिवर्स है या नहीं है, या मून के ऊपर ओशन है या नहीं है। और कहते हैं कि मून जो है, इट इज अ हाइपोथेटिकल थ्योरी, क्योंकि इसकी प्रूव नहीं है। जैसे कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कभी कहा जाता है कि मून वाज द पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज भी हमारे को प्रूव करनी है कि वेदर ये चीजें थी या नहीं थी, तो इसीलिए हमें उसकी सरफेस के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हमारे साइंटिफिक पेलोड्स थे जो कि बाहर की कंट्रीज से हमने लिए थे। और इसका जो बेसिक जो चंद्रयान 2 का जो मेन, अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। उससे पहले हमने चंद्रयान 1 के बारे में देखा। अब चंद्रयान 2 क्या था, चंद्रयान 2 वाज द अपग्रेडेड वर्जन। इसको हाईली कॉम्प्लेक्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी उसमें क्या था, उसमें सिर्फ ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मींस क्या होगा, अर्थ से क्या करेगा, स्पेसक्राफ्ट निकलेगा अर्थ की ऑर्बिट से, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, और मून में की ऑर्बिट के, यानी मून के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये मेन काम था चंद्रयान 1 का। लेकिन चंद्रयान 2 में ये से कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, इसमें ऑर्बिटर भी है और लैंडर भी है और रोवर भी है। देखो पहला क्या है हमारा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या करेगा, यानी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या करेंगे, वो अर्थ की ऑर्बिट से, यानी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेंगे और वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर देंगे। और फिर जिसमें से क्या होगा, ऑर्बिटर तो कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा, मून के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन जो लैंडर और रोवर है वो ऑर्बिटर से अलग हो जाएंगे, और जो लैंडर है वो क्या करेगा, स्मूथ लैंडिंग करेगा। स्मूथ लैंडिंग जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में, वो क्या होता है कि धीरे 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 धीरे, जस्ट लाइक जैसे कि पैराशूट जब खुलता है तो जिस तरीके से हमारा जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो धीरे 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 क्या करता है, लैंड कर जाता है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। उसी तरीके से जो लैंडर है उसका काम भी यही है। और फिर उसमें से क्या होगा, रोवर की वो एग्जिट करेगा, और रोवर क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूअसली मून की सरफेस के ऊपर क्या करेगा, होवर करेगा, और जिससे क्या करेगा, वो मून की सरफेस को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो इसीलिए ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्या था, हमारा मिशन था, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें पता है ये जो है, ये मिशन क्या है, अनसक्सेसफुल रहा है। जो ऑर्बिटर है वो कॉन्टिन्यूअसली अभी भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा लैंडर और रोवर थे उसने क्या करा है, अपना जब वो लैंड कर रहे थे 2.1 किलोमीटर की हाइट पर, यानी लूनार सरफेस की 2.1 किलोमीटर की हाइट पर उसने अपना लिंक छोड़ दिया, जिसे हमें पता चला कि वो या तो डिस्ट्रॉय हो चुका है या वो उसका बेसिकली उसने काम करना बीच में ही बंद कर दिया था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप कंपेयर टू द प्रीवियस मिशन मींस चंद्रयान 1 के कंपैरिजन में, which brought together orbiter, lander, rover with the goal of exploring the south pole of the moon, जिसका मेन काम क्या था, साउथ पोल को जानना, मून के साउथ पोल को। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो मून का जो साउथ पोल है वो कभी भी सन की लाइट से हमेशा से ही दूर रहा है, यानी उस पर, यानी साउथ पोल के ऊपर कभी सन की लाइट पड़ती ही नहीं है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब से हमारी ये मून बना है तब से ऐसा ये फीचर उसमें देखने को मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि जब से हमारा अर्थ बनी है, या हम ये बात करें कि जब से इस सोलर सिस्टम की बिगनिंग हुई है, तब से वो उसके ऊपर जो भी अगर हम उस पर्टिकुलर साउथ पोल को ऑब्जर्व करें तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें
उतने साल पुरानी चीजें भी एज इट इज मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब वहां पर कोई एनर्जी पड़ी ही नहीं है, यानी सन की रेज नहीं पड़ी, कोई इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आए, तो जो चीज जो पहले थी यानी बिलियन ईयर्स पहले थी वो वैसे की वैसे उस साउथ पोल पे एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मून जो है, मून का जो साउथ पोल है वो अनटच्ड है। ठीक है, अनटच्ड मतलब उसमें जो कोई भी फीचर्स में चेंज नहीं आया, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स मिशन का नाम, कॉम्प्लेक्स मिशन था ये। एंड इसमें जो सबसे यूनिक फीचर क्या था, ये क्या कर रहा है, अर्थ की सरफेस को भी, उसके एग्जोस्फीयर को भी और साथ साथ अर्थ के आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करने के लिए से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो है, इट इज डिजाइन, बेसिकली इट इज डिजाइन टू एक्सपेंड द लूनार साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, अभी तक जितनी भी हमारे पास नॉलेज थी उसको एक्सपेंड करने के लिए इसको बनाया गया था थ्रू द डिटेल स्टडी ऑफ टोपोग्राफी, सिस्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस केमिकल कॉम्पोजिशन, thermophysical characteristics of topsoil and composition of tenuous lunar atmosphere and leading to new understanding of origin and evolution of moon। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे फीचर्स को जानकर हम क्या कर सकते हैं, हम मून के बारे में जान सकते हैं कि मून पे अभी तक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अनटच्ड रही हैं। तो हम अगर साउथ पोल को जान लेंगे तो हम इन सब चीजों के थ्रू हम हमारे पेलोड्स का यूज करके हम क्या कर सकते थे, इन सब चीजों के बारे में जान सकते थे और हम ये जान सकते थे कि हमारा जो सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो वो कैसा था और क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, जो कि उनमें कुछ चेंजेस ही नहीं आए हैं। तो इस वजह से हमारे लिए फीचर, ये जो हमारा चंद्रयान 2 था हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट भी था और उतना ही कॉम्प्लेक्स भी था। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि मैंने बताया, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव था टोपोग्राफी के बारे में जानना, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानना। इन सीटू स्टडी, मतलब इन सीटू स्टडी का मतलब ही यही है कि हम क्या करेंगे, लैंडर को अर्थ मून की सरफेस के ऊपर लैंड करेंगे, उसके बाद रोवर क्या करेगा, रोवर रोविंग करते हुए यानी होवरिंग करते हुए यानी उसके ऊपर मूव करते हुए उस सरफेस को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो यही क्या था, इन सीटू स्टडीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, सर्च फॉर द वाटर, वाटर को सर्च करना कि वहां पर वाटर की एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और जैसा कि रिसेंट स्टडीज में पता चला है, ऑर्बिटर ने ये चीज पता करी है कि वहां पर पानी की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, कहा जाता है कि अभी भी मून के ऊपर पानी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दैट वाज द स्टडी ऑफ आवर चंद्रयान 2 जो कि ऑर्बिटर ने सर्च करी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फीचर है, इसके सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कि इसको कब लॉन्च करा गया था, दैट वाज द 22 जुलाई 2019, दैट वाज द लास्ट ईयर। और सबसे खास बात क्या है कि इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा होने के बावजूद भी इसको सक्सेसफुली लॉन्च करा गया है। ठीक है, और इसको GSLV Mark 3 के थ्रू लॉन्च करा गया था और इसको स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करा गया था। और इसकी जो मिशन लाइफ थी, यानी मिशन लाइफ यानी ऑर्बिटर की कितनी थी, अप्रॉक्स 7 ईयर, और जिसमें से इलैप्स्ड मतलब 1 साल 3 महीने और 26 दिन हो चुके हैं। ठीक है, और विक्रम लैंडर की जो थी वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 14 डेज थी। और जो हमारा प्रज्ञान रोवर था उसकी भी लेस देन 14 थी। जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट लैंड होने से पहले यानी 2.1 किलोमीटर अबव द लूनार सरफेस उसने अपना लिंक, हमारा जो लिंक था लैंडर और रोवर्स के साथ टूट गया। तो हमें पता चला कि वो डैमेज हो चुका है या खराब हो चुका है। ऑन द वे ही उसको वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन ऑर्बिटर जो था वो अभी भी क्या कर रहा है, मून के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, यानी वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट के बारे में करें तो सबसे पहला आता है ऑर्बिटर, फिर आता है लैंडर, फिर आता है रोवर। तो सबसे पहला क्या है हमारा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मींस जो कि हमारे मून के चारों तरफ अभी भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। और इसके स्पेशल फीचर्स क्या है हमारे, इसका वेट जो था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 2379 kg। और इसको बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ऑर्बिटर इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क एट द बेलालू एज वेल एज द विक्रम लैंडर। ठीक है, ये विक्रम लैंडर से भी क्या कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था। और साथ साथ वो क्या कर सकता था, वो क्या कहते हैं आपके हमारे जो इंडियन स्पेस सेंटर है उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ये इसका मेन फीचर था। और इसके साथ साथ इसकी जो मिशन लाइफ थी दैट इज 7 ईयर, जो कि है अभी भी, और ये अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज अवर विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर जैसे कि मैंने बताया इसका जो वेट था दैट वाज
1471 kg। जैसे कि मैंने बताया इसकी जो मिशन लाइफ थी वो क्या थी, लेस देन 14, और ये अपना काम नहीं कर पाया, तो वो अभी तक यानी वो डैमेज हो चुका है। तो ये इसका जो इसकी जो सक्सेस जो थी वो नहीं रही वो लैंडिंग, तो जिस वजह से ये अब क्या है, डैमेज है और हमारा लिंक इसका खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसका जो मेन काम था दैट वाज द लैंडर ऑफ द चंद्रयान 2 वाज नेम्ड विक्रम आफ्टर द डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, ये इसी के इनके नाम पे रखा गया था, और इनकी जो मिशन लाइफ थी दैट वाज द 1 लूनार डे दैट इज इक्वल टू द 14 अर्थ डेज। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेन काम था। और नेक्स्ट इज आवर रोवर। रोवर का काम क्या था, इसका जो वेट था दैट वाज 27 kg, और इसका जो बेसिकली रोवर क्या था, रोवर वाज अ 6-wheeled रोबोटिक व्हीकल नेम्ड एज अ प्रज्ञान विच ट्रांसलेट अ विजडम इन द संस्कृत। ठीक है, ये इसका मेन क्या था, बेसिकली दीज आर द फीचर्स। ठीक है, रोवर का मेन काम क्या था, जैसे कि मैं बता दूं, रोवर जो है वो भी क्या कर रहा था, अपने साथ कुछ पे लोड लेके चल रहा था, और वही पे लोड बेसिकली अपना काम करते अगर वो सक्सेसफुली लैंड हो जाते। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल लैंडिंग ना होने की वजह से वो सारे इक्विपमेंट डैमेज हो गए। लेकिन जो ऑर्बिटर के ऊपर जो भी हमारे पेलोड्स रखे गए थे वो अभी भी क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है पेलोड। ठीक है, पहला क्या है, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर में हमारे ये सारे जो क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे क्या है, हमारे पेलोड्स थे जो कि रखे गए थे, और इनका हर किसी का अपना अलग अलग फीचर्स है। हमें इन सब पेलोड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में ना जानने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप नाम याद करना चाहें तो कर सकते हैं, एक गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल स्टडी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें यह जानना जरूरी है कि बस इन टोटल ऑर्बिटर ने क्या काम करा, इन टोटल विक्रम लैंडर ने क्या काम करा, या प्रज्ञान रोवर ने क्या काम करा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है लैंडर और रोवर ने कोई काम नहीं करा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं हमारे इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो हमें ऑर्बिटर के बारे में याद रखना पड़ेगा कि ऑर्बिटर ने क्या काम करा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लैंडर। लैंडर के ऊपर हमारे ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे। उसके बाद जो आता है, आप मैंने जैसे कि बताया कि आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से थे। उसके बाद आता है रोवर। ठीक है, रोवर में हमारे ये दोनों क्या थे, हमारे पेलोड्स थे, रोवर के ऊपर रखे गए थे, जिनका काम क्या था, हमारे लूनार सरफेस के ऊपर लैंड होने के बाद क्या करना, मूव करना और वहां की सरफेस को ऑब्जर्व करना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो मिशन आता है दैट वाज द एस्ट्रोसैट मिशन। एस्ट्रोसैट का मिशन का मतलब बेसिक काम ही यही है कि एक्सप्लोरेशन करना आउटर स्पेस का। ठीक है, आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, और इसका जो मेन जो क्या था, इट वाज द बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट डेडिकेशन मिशन है। क्यों इट इज अ फर्स्ट डेडिकेशन मिशन क्यों है ये, क्योंकि ये जो है वो क्या कर सकता है, वो एक्सरे रेडिएशंस को भी क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, अल्ट्रा वायलेट ऑप्टिकल रेडिएशंस को और यूवी रेडिएशंस को क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे एक साथ वो क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। मैंने जैसे कि बताया आपको कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं या बहुत सारे गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं, वो डिफरेंट तरीके की रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम सन की बात करें उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस भी निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी निकलती हैं और विजिबल रेंज भी निकलती है, तो ये सारी क्या है, एक्सरेज भी निकलती हैं। सारी रेडिएशंस क्या होती हैं, हर एक प्लैनेट, या मैं बात करूं मून की, या फिर मैं बात करूं डिफरेंट स्टार्स या गैलेक्सीज की, वो सारे क्या करते हैं, इस तरीके की रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी रेडिएशंस को हम क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम सारी चीज टेलीस्कोप का यूज करके नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, इन इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं कि जो क्या कर सके, डिफरेंट रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर सके। तो एस्ट्रोसैट का जो मेन काम ही यही था, इट वाज द फर्स्ट dedicated Indian astronomy mission aimed at studying celestial sources। celestial जैसे कि मैंने बताया, कॉमेट्स भी कह सकते हैं, हमारे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये भी हमारे celestial bodies हैं, स्टार्स हैं या अलग अलग प्लैनेट्स हैं या अलग अलग गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी celestial bodies हैं, celestial bodies। ठीक है, तो ये कैसे ऑब्जर्व करे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट हो जो कि एक्सरे या ऑप्टिकल या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो एस्ट्रोसैट था उसका यही काम था कि ये क्या कर सकता है, इन सारी रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर सकता है। और इसका जो हमारा जो
बेसिकली जो ये बेसिकली बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम क्या कर सकें, जो इसके ऊपर जो बेसिकली पेलोड्स हैं, मैंने बताया था आपको कि पेलोड्स काम करते हैं। पेलोड्स काम करने का मतलब ही क्या है कि उस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ऐसे पेलोड्स रखे गए हैं जो कि इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो पेलोड्स हैं वो इन एनर्जी बैंड्स को कवर करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद इसकी यूनिकनेस क्या है, इट एनेबल्स द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल सैटेलाइट्स, यानी एक ही सैटेलाइट में हमने इतने अच्छे इतने खास यानी इतने स्पेशल जो पेलोड्स रखे हैं वो क्या कर सकते हैं, एक साथ सेम टाइम पे इन तीनों रेडिएशंस को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोफिजिक्स यानी एस्ट्रोसेट जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, हमारी आउटर बॉडीज के बारे में जान सकें, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो जान सकें, क्योंकि चेंजेस से यही पता चलता है कि इन फ्यूचर हमारे सन के साथ इन फ्यूचर क्या होगा, तो हमें ये पता चल पाएगा। और जैसे कि हमें पता है, अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें, हमें यह पता है कि कॉन्टिन्यूसली टाइम टू टाइम आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ मिलियंस ईयर्स बाद क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो हमें कैसे पता चला, जब हमने अर्थ के बारे में ऑब्जर्व करा, हमने अर्थ की स्टडी करी, ठीक है। तो हमें यह पता चला कि प्लैनेट जब अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट है, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है तो उससे क्या क्या हमारे सैटेलाइट्स पे या हमारे कम्युनिकेशन पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम अगर सन के बारे में जान लेंगे तो सन के बारे में जानने के बाद हमें यह पता चल पाएगा कि सन की मैग्नेटिक फील्ड या उसमें से कोई रेडिएशन जब निकल रही हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें पता चल पाएगा कि उनमें चेंजेस आने से हमारे अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट रह सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हम मैक्सिमम एनर्जी अर्थ से ही लेते हैं, अगर मैं सन से ही लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सन है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन क्या करता है, हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर क्या करता है, ट्रांसमिट करता रहता है, यानी वहां से जितनी भी रेडिएशंस निकलती हैं वो मून तक अर्थ तक कॉन्टिन्यूसली आती रहती हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोसेट जो है वो काफी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, ठीक है। इसके बाद जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, काफी देख सकते हैं कि क्या है कि इसको काफी टाइम पुराना है, दैट मींस इसको 28 सितंबर 2018 को लॉन्च करा गया था और इसका जो लॉन्च मास था दैट वाज द 1515 kg PSLV C30 के साथ इसको लॉन्च करा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च करा गया था नियर इक्वेटर, ठीक है। और इसके साथ साथ इट इज यूज फॉर स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और इसके जो पेलोड्स थे दैट वाज बेसिकली दीज आर 5 पेलोड्स, ठीक है। ये 5 पेलोड्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर बैंडविड्थ में काम कर सकते हैं, यानी वो उन पर्टिकुलर जो रेडिएशंस हैं उनको कैच कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है। यानी ये अल्ट्रावायलेट हमारी जो रेडिएशंस है उसको क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, रिसीव कर सकता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट एक्सरे, नेक्स्ट इज लार्ज एरिया एक्सरे प्रोडक्शन काउंटर, कैडमियम जिंक टेलुरिडियम इमेजर्स, उसके बाद आता है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द पेलोड जो कि क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और कैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं दीज आर द इमेजेस, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ आवर एस्ट्रोसेट मिशन, और जो कि आपने देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि आपने ये सारे जो है हमारे क्या है, दीज आर बेसिकली पेलोड जो कि एक ही सैटेलाइट में क्या करे हैं, इन्होंने अटैच कर रखे हैं और ये एक ही सैटेलाइट क्या कर रही है, ये सारे काम कर सकती है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली मैंने जैसे कि बताया कि हमारा मेन काम क्या है, इस अर्थ की या किसी यूनिवर्स की, या फिर मैं बात करूं किसी भी प्लैनेट की या किसी भी स्टार की बिगनिंग को जानना, कि हमारा जो अर्थ है उसकी बिगनिंग कब हुई थी, या मैं बात करूं गैलेक्सी की बिगनिंग कब हुई थी, या मैं बात करूं हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग कब हुई थी। तो एस्ट्रोसेट का मेन काम ही यही है। तो सबसे पहला क्या है, टू अंडरस्टैंड द हाई एनर्जी प्रोसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रन स्टार एंड ब्लैक होल्स, ठीक है। उनके बारे में जानना, यानी न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल के बारे में जानना, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानना, जो भी न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना, स्टडी स्टार बर्थ रीजन एंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन स्टार
डार्क रीजन्स लाइंग बियॉन्ड आवर गैलेक्सीज, डिटेक्ट न्यू ब्रीफली ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन स्काई, ठीक है, इनके बारे में जानना। और उसके साथ साथ परफॉर्म अ लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे ऑफ द यूनिवर्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, हमारे एस्ट्रोसैट के, कि एस्ट्रोसैट क्या क्या काम करेगा, उसको लॉन्च करने से पहले कि क्या क्या काम करेगा, उस हिसाब से इसके ऊपर पेलोड रखे गए हैं, पेलोड अटैच करे गए हैं, मर्ज करे गए हैं, और उनको क्या करा है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करा गया है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली क्या है, इट्स जो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस मतलब सैटेलाइट्स की एप्लीकेशन, ना कि मैं एस्ट्रोसैट की बात कर रहा हूं। अब एस्ट्रोसैट की जो हमारी जो एप्लीकेशंस थी, उनका मेन पर्पस क्या था, उनका मेन पर्पस था कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में जान सके। स्पेस एक्सप्लोरेशन मीन्स कि हमारे अपार्ट फ्रॉम आवर अर्थ, हमारे आउटर स्पेस में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, हम उसके बारे में जान सके, ठीक है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन में हमारी कौन कौन सी हमारी सैटेलाइट्स की क्या क्या एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे यहाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जान सकते हैं और सॉइल के बारे में जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या हैं, हम सैटेलाइट्स का यूज करके हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सॉइल में चेंजेस हो रहे हैं, उनमें क्या क्या मिनरल की कमी आ रही है या कौन सा मिनरल उसमें ऐड हो रहा है, और क्या क्या हमारी डिफरेंट एरियाज में कौन कौन से एग्रीकल्चर यानी कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करा जा रहा है, कब ग्रो करा जा रहा है, कब उसको उनकी कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग मतलब उनको काट दिया जाता है। तो ये सारी चीज क्या कर सकते हैं, हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का यूज करके कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जान सकते हैं, कहां कहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं। फॉरेस्ट में के बारे में मैं बात करूं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर मैं आपको पता होगा कि अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से हमारी सैटेलाइट्स क्या कर सकती हैं। हम इतना तक जान सकते हैं कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कितना क्लोरोफिल कंटेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज करके हम जान सकते हैं। उसके अलावा जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। These are basically the अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फीचर्स, यानी जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनके ये फीचर्स हैं, उन फीचर्स का यूज करके हम इनके एप्लीकेशंस हैं, यानी उनको इन पर्पस के लिए यूज करा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्या क्या है, इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ओशियन साइंस के लिए, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानने के लिए, वेदर क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए, नेशनल मीट्स आउटकम, यानी ये सारे क्या हैं, इनके बेसिक फीचर्स हैं, यानी ये उनकी एप्लीकेशन है, क्योंकि ये सारी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनको हम इन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमने सैटेलाइट्स का किस किस पर्पस के लिए यूज करा है। पहला क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है हम उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम सेरिकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स प्लान के ऊपर हम काम करा है हमने सैटेलाइट्स का यूज करके। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर इज व्हाट, फ्लड अर्ली वार्निंग के बारे में हमने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हमने क्या करा है, काम करा है बाय यूजिंग दीज स्पेसक्राफ्ट्स, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्पेसक्राफ्ट क्या हमें क्या बता सकते हैं, हमें अर्थ यानी वेदर के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसे हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पता चल जाएगा, दैट मींस अगर मुझे पता चल जाएगा कि 2 दिन बाद इतनी बारिश होने वाली है या वहां पर ड्रॉट पड़ने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस एरियाज को ऑलरेडी इंफॉर्म करके मैं उस एरिया को बचा सकता हूं। तो यही काम हमने क्या करा है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में सैटेलाइट का यूज करके हमने करा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के बारे में हमने इसके ऊपर काम करा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या है, यूएवी रिमोट सेंसिंग के बारे में देखा है। उसके बाद आता है जियो पोर्टल में हमने क्या करा है, मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्चिवल सेंटर जो है हमारा क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे को ओशियन से रिलेटेड भी हमारे को डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं। सैटेलाइट्स में इतने फीचर्स होते हैं कि वो हमें
ये सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? पेलोड के ऊपर। हमारे जो पेलोड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया ओशियन सेट का मेन काम ही क्या था? ओशियंस को ऑब्जर्व करना। तो हम इतना तक जान सकते हैं कि कहां पर वाटर लेवल बढ़ रहा है, कहां पर कम हो रहा है। हम ओशियंस में ये जान सकते हैं कहां पर कोरल, यहां पर जो कोरल रीफ्स हैं वहां पर कहां पर वो कम हो रहे हैं, या कहां पर कौन सी फिश जो है वो कम हो रही है, या कहां पर किस तरीके का चेंजेस आ रहे हैं। हम ये सारी चीज हम क्या कर सकते हैं? हम इन सैटेलाइट्स के यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या है, दैट इज द प्रूवन इट इज अ नेशनल जियो पोर्टल डेवलपमेंट एंड होस्टेड बाय इसरो कंप्राइजिंग ऑफ जियोस्पेशियल डेटा सर्विस एंड टूल फॉर एनालिसिस। ठीक है, ये भी क्या है? जियो पोर्टल मतलब कि ये इसका जो इसरो ने यूज करा है, ये क्या कर रहा है? स्पेसक्राफ्ट का यूज करके इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या है, दैट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्चिवल सिस्टम। तो these were the basic application of the satellites which is used by ISRO और our Indian Space Agency। वो क्या कर रहा है कि जो इसरो है सैटेलाइट्स का यानी स्पेसक्राफ्ट का यूज करके इन चीजों पे कमांड कर रहा है और हमें इन एप्लीकेशंस का यूज करने में हमें हेल्प कर रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं? हम सैटेलाइट का यूज करके गवर्नेंस इंप्रूव कर सकते हैं। गवर्नेंस मींस हमें किस तरीके से कहां पर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सैटेलाइट्स का यूज करके हम भारत नेट या डिजिटल इंडिया को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस ही क्या है? गवर्नेंस हमारे इंडिया में जरूरी भी है और यही सैटेलाइट्स क्या करते हैं? हमारे को गवर्नेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो these were the basic applications of our satellites which is used by ISROs and designed by ISROs। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि हम अदर कंट्रीज से इंफॉर्मेशन लेते हैं और साथ साथ हम क्या करते हैं? हम अपनी सैटेलाइट्स का यानी अपने स्पेसक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन को दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। तो वो भी क्या करती हैं? वो हमारे को हेल्प करती हैं अलग अलग पर्पसेस से। ठीक है, तो these were the एप्लीकेशन। तो उसके बाद जो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो हम यूज कर सकते हैं इन पर्पसेस के लिए, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, रेडियो नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये सारे क्या है? और विलेज रिसोर्स सेंटर, सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड दीज आर बेसिकली व्हाट दीज आर द एप्लीकेशन। ठीक है, जिसके बारे में आपको एक बार गो थ्रू करना जरूरी है क्योंकि कुछ पास्ट ईयर्स में आपने देखा होगा अगर यूपीएससी जो है वो काफी बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं और कई बार एक स्पेसिफिक स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो कभी एक जनरलाइज व्यू में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें इन एप्लीकेशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो आपको एक बार इनके बारे में गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा हम डिजास्टर सपोर्ट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करा जा सकता है स्पेसक्राफ्ट के थ्रू। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन्स, जैसे कोविड के बारे में, फ्लड के बारे में, या लैंडस्लाइड्स या फॉरेस्ट फायर के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन पता चल जाती है हमें। और ये सारी चीजें इसरो की सैटेलाइट्स जितनी भी लॉन्च हुई हैं उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है और उनको काफी हद तक कंट्रोल भी करा गया है। ठीक है, और यही सैटेलाइट क्या करती है? बाय यूजिंग वेदर फोरकास्टिंग, या मैं बात करूं कि इन सब इंफॉर्मेशन को हमें पहले से ही एडवांस क्या करता है? इसरो की सैटेलाइट्स हमें प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे हमारे को क्या बेनिफिट रहता है कि हम वहां पर इवैक्यूएशन करा सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करा सकते हैं, अगर कोई वहां फंस गया है तो उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दीज वर द एप्लीकेशंस एंड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं। वो क्या था? ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था और दिस क्वेश्चन वाज टोटली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आवर सैटेलाइट्स। जो भी सैटेलाइट्स हैं उनके एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन बेस्ड ही था। और जैसे कि आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या थी? क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ग्रीन हाउस गैस emission from the rice paddies of a specific location and homeland temperature of the specific location। मैंने ये सारी चीज क्या सैटेलाइट प्रोवाइड करा सकती हैं कि नहीं करा सकती, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट। और मैं बात करूं इट इज अ जनरलाइज क्वेश्चन, यानी ये जनरल क्वेश्चन है क्योंकि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में नहीं पूछा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पता यानी स्पेसिफिक
एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए कि एक स्पेसिफिक सैटेलाइट के क्या एप्लीकेशंस होती हैं, और जनरलाइज जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनकी जनरल एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए कि जितनी भी सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च करी गई हैं वो क्या क्या उनका यूज है, यानी वो क्या क्या किस किस पर्पस के लिए यूज करी जाती हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने इसरो से रिलेटेड पढ़ा, यानी इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में कौन कौन से मिशन लॉन्च करे गए, इंडिया में कौन कौन सी सैटेलाइट्स हुई, कौन कौन सी हमारी लॉन्च व्हीकल्स हैं, ये सारी हमने क्या पढ़ी इंडिया से रिलेटेड। इस नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या देखेंगे, हम आउटर स्पेस एजेंसीज, यानी इंडिया से बाहर कोई भी स्पेस एजेंसी है वो क्या क्या उन सैटेलाइट्स लॉन्च करी है उन्होंने, कैसे लॉन्च करी है, कहां से लॉन्च करी है, ये सारे फीचर्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और इवन पूरे हमारे अर्थ प्लैनेट के लिए। तो वो सारे फीचर्स हम देखेंगे, यानी वो सारे मिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।